नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं पीएफआई को लेकर। क्या है आखिर पीएफआई? पीएफआई जिसके ठिकानों पर एनआईए बार बार छापे मार रही है, किन किन राज्यों में एक्टिव है, किन किन विवादों से जुड़ा हुआ है, किन किन विवादों में इसका नाम जुड़ा है, किन किन विवादों से घिरा हुआ है, सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश भर में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों और ठिकानों पर हो रही है। देश के 11 राज्यों में एनआईए छापेमारी कर रही है और अब तक पीएफआई से जुड़े 1 से 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एनआईए में अब तक सबसे ज्यादा 22 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने न्यूज एजेंसीज को बताया है कि टेटर फंडिंग यानी कि ट्रेनिंग कैंप और संगठन में शामिल करने के लिए लोगों को उकसाने वाले लोगों को के यहाँ पे छापेमारी हो रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में गजवा-ए हिंद स्थापित करने की साजिश हो रही है। इस मामले में एनआईए ने हाल ही में रेड मारी थी। तेलंगाना और निजामाबाद में भी कराटे ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। इस मामले में भी एनआईए ने छापेमारी की और इसके अलावा कर्नाटक के हिजाब विवाद और कर्नाटक में ही प्रवीण नेत्रु में हत्या के मामले में भी पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। अब सूत्रों का यह भी कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में पीएफआई से जुड़े लोग शामिल हैं। लेकिन आखिर ये पीएफआई है क्या? ये सवाल बार बार उठ रहा है। कितने राज्यों में ये एक्टिव है, ये काम क्या करता है, इस पर चलिए अब आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। तो पीएफआई क्या है? सबसे पहले ये सवाल जिसका जवाब है कि पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। ये इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर और इसके साथ साथ डिग्निटी और तमिलनाडु का मानित नीति परसराई साथ आए थे। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन नहीं देता है, हालांकि दावा करता है कि 20 राज्यों से में से उनकी एक यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का जो हेडक्वार्टर था वो केरल के कोंजीकुंड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया। अब ओएएम इस्लाम अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष हैं जो एम अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। पीएफआई अपनी एक यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन भी करता है। 2013 में केरल संगठन ने इस परेड पर रोक लगा दी थी, वो इसलिए क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और इसके साथ साथ एम्बलम लगे हैं। बीजेपी के नेता की हत्या में दरअसल ये नाम सामने आया था। अगर इस पर नजर डालें तो कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले में 26 जुलाई को बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेरुत्तमा की हत्या के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और जब उनकी हत्या के बाद जब दुकान बंद कर वो घर लौट रहे थे, तब रात करीब 9 बजे बदमाशों ने धार हथियार से उन पर हमला किया था। जब ये जांच में सामने आया था कि प्रवीण ने उदयपुर के कन्हैया लाल के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया था, इसी वजह से उन पर हमला किया गया और इस मामले में एनआईए ने छापेमारी भी की थी। बताना चाहेंगे कि प्रवीण की हत्या में पीएफआई का लिंक होने का आरोप लग रहे हैं। पीएफआई का विवाद वास्तव में है कि अगर आपको इस बारे में बताया तो पीएफआई को अगर विवाद का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों के कनेक्शन से लेकर हत्याओं तक के आरोप लगते हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों में पीएफआई का सीधे सीधे कनेक्शन है। इनमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे। जुलाई 2012 में कन्नूर में एक स्टूडेंट सचिन गोपाल और चेंगनूर में एबीवीपी के नेता विशाल पर चाकू से हमला हुआ। इस हमले का आरोप पीएफआई पर लगा और बाद में गोपाल और विशाल दोनों की ही मौत भी हो गई थी। 2010 में पीएफआई का एसआईएमआई के से कनेक्शन के आरोप भी लगे थे। उसकी वजह से दरअसल उस समय पीएफआई के चेयरमैन अब्दुल रहमान थे जो एसआईएमआई के राष्ट्रीय सचिव भी थे, जबकि पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल रहमान कभी कभी एसआईएमआई के सचिव रह चुके थे। उस समय
पीएफआई से ज्यादातर नेता कभी एसआईएमआई के सदस्य रहे थे। हालांकि ये पीएफआई अक्सर एसआईएमआई के कनेक्शन के आरोपों को जो उन पर लगते हैं उसको खारिज करता रहा है। अब बात करते हैं 2012 में केरल सरकार ने हाई कोर्ट में क्या बताया था। दरअसल केरल सरकार ने हाई कोर्ट में बताया था कि पीएफआई और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी एसआईएमआई का एक नया रूप है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के साथ लिंक होने के आरोप भी लगते रहे। हालांकि पीएफआई खुद को दलितों और मुसलमानों को हक लड़ाने वाला संगठन बताता है। अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कुन्नूर के नराथ में छापा मारा और पीएफआई से जुड़े 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में पुलिस ने 2 देसी बम, एक तलवार, बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे बरामद किए थे। हालांकि पीएफआई ने दावा किया था कि ये केस जो है ये संगठनी छवि खराब करने के लिए बनाया गया है, ये इसलिए लिया गया है। बाद में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। अब बात करते हैं उत्तर भारतीयों के खिलाफ चलाया एक कैंपेन जो जुलाई अगस्त 2012 में असम में भयानक दंगे हुए थे। ये दंगे स्थानीय बोडो समुदाय और मुसलमानों के बीच हुए थे। इन दंगों के बाद दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के खिलाफ कैंपेन शुरू हुई। इसके तहत उत्तर भारतीयों के खिलाफ हजारों मैसेज भेजे गए थे और इसका नतीजे में ये हुआ था कि दक्षिण भारत में रहने वाले उत्तर भारतीयों को कुछ इलाकों से जाना पड़ा था। ऐसे आरोप लगे कि मैसेजेस हरकत उल जिहाद उल इस्लामी और पीएफआई की ओर से भेजे गए हैं। हालांकि पीएफआई का कहना है कि किसी भी जांच में ये सामने नहीं आया है कि मैसेजेस उनके संगठन और हुजी जी ने भेजे हैं। अब आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 अगस्त 2012 को एक दिन 6 करोड़ से ज्यादा मैसेज भेजे गए थे। इनमें से 30% मैसेज जो थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे। ये एसएमएस कैंपेनिंग भी इसे कहा जा सकता है। इसका मतलब उत्तर भारतीयों में डर पैदा करना था और उन्हें वहां से भगाना था। अकेले बेंगलुरु से ही नहीं, 3 दिनों में 30,000 से ज्यादा उत्तर भारतीय वापस लौटे। जनवरी 2020 में भी जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, तब तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसमें पीएफआई की भूमिका होने का दावा किया था। हालांकि पीएफआई ने इन प्रदर्शनों में उसका हाथ होने की बात को खारिज कर दिया था। हालांकि पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने कहा था कि उनका संगठन कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से काम करता है। अब पीएफआई पर हिंसा बढ़ाने के भी बड़े बड़े आरोप लगे हैं। पिछले साल मार्च 2021 में यूपी में एसटीएफ ने शाहीन बाग में स्थित पीएफआई के दफ्तर की तलाशी ली। इसमें पहले एक बार भी और भी पीएफआई के जो ऑफिस थे उनकी तलाशी ली जा चुकी थी। बता दें कि ईडी पीएफआई द्वारा कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर दिल्ली और यूपी में दंगों में भी इसकी भूमिका की जांच कर रहा था। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना दरअसल इसका मकसद है। पीएफआई पर अक्सर ये धर्म परिवर्तन के भी आरोप लगते हैं, लेकिन वो इसे खारिज कर देता है। हालांकि 2017 में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में एक अहमद शरीफ ने कबूल किया था कि उनका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। जब शरीफ से पूछा गया कि क्या पीएफआई और सत्यता सारणी, पीएफआई का एक संगठन है, इसका जो छिपा मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो उस पर उसने कहा था कि पूरी दुनिया, सिर्फ भारत ही क्यों, भारत को इस्लामिक स्टेट के बनाने के बाद हम दूसरे देशों की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि कहां से आते हैं ये बड़े बड़े, उन्होंने दावे किए थे कि कहीं ना कहीं ये भारत के साथ साथ और देशों को भी इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि पीएफआई के पास आखिर पैसा कहां से आता है। इन स्टिंग ऑपरेशन में शरीफ ने ये कबूला था कि उस मिडिल ईस्ट देशों में से 5 साल में 10 लाख रुपए की फंडिंग हुई। शरीफ ने यह भी कबूला था कि पीएफआई और सत्य सारणी को 10 लाख रुपए से ज्यादा फंडिंग जो थी वो मिडिल ईस्ट देशों से हुई थी और ये पैसा उसे
हवाले के जरिए आया था। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने दावा किया था कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से फंडिंग होती है। हालांकि उसने उन देशों के नाम नहीं बताए थे और इससे पहले भी जनवरी 2020 में परिवर्तन निषेधालय यानी ईडी ने भी जांच के बाद दावा किया था कि 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच पीएफआई से जुड़े 10 अकाउंट्स में 1.0 करोड़ रुपए आए थे। इस दौरान पीएफआई ने अपने खातों में से 1.34 करोड़ रुपए निकाले थे। 6 जनवरी के बाद सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया था। तो ये है पीएफआई, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है और इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।